नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञानधारा गुरुकुलम के यूट्यूब चैनल पे। मैं विजय उपाध्याय आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री को, जो कि जैसे पहले की वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने भारत की राज्य व्यवस्था को स्टार्ट किया है, उसी प्रकार आज एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, भारत की एंशिएंट हिस्ट्री को। साथियों, जब भारत की प्राचीन इतिहास की बात की जाए, चूँकि इस वीडियो में हम लोग भारत के प्राचीन इतिहास को समझेंगे कि कैसे क्या हुआ और कैसे समझा जा सकता है भारत के प्राचीन इतिहास को, कैसे काल विभाजन हुआ और काल विभाजन के क्या प्रकार रहे। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग काल विभाजन के जो काल विभाजन के पश्चात जो युग मतलब समय निर्धारित हुआ, उस समय को भी देखेंगे और इससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए मित्रों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास को, और जब स्रोतों के आधार पे प्राचीन इतिहास को समझा जाए तो मित्रों स्रोतों के आधार पे प्राचीन इतिहास को हम लोग तीन भागों में समझ सकते हैं। पहला प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। मित्रों, स्रोतों के आधार पे काल मतलब प्राचीन भारत को समझने के लिए हम इसको तीन भागों में देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। तो मित्रों, प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है, इसके लिखित साक्ष्य मतलब कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हैं। वह कौन सा है? प्राग ऐतिहासिक काल। उसके बाद देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है। मित्रों, इसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। वह कौन सा है मित्रों? आद्य ऐतिहासिक काल। उसके बाद जो ऐतिहासिक काल है मित्रों, इसके लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और इसको पढ़ा भी जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो हमने क्या अब तक देख लिया? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और क्या देखा? ऐतिहासिक काल। मतलब प्राग ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं, आद्य ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सकता, और ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और इनको पढ़ा भी जा सकता है। उसके बाद मित्रों, जो लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हैं उसमें हम लोग देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल को भारत में सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले जो साइंटिस्ट थे या कहें हम इतिहासवेत्ता थे, उनका नाम था रॉबर्ट बुशफुट। ठीक है मित्रों, उन्होंने सर्वप्रथम प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन किया भारत में। और मित्रों 1820 ईस्वी में एक इतिहासवेत्ता थे जार्गेनस थॉमसन। इन्होंने क्या किया था? प्राग ऐतिहासिक काल को पाषाण काल में विभाजित किया और इसको तीन कालों में विभाजित कर दिया। क्या क्या मित्रों? एक पाषाण काल, दूसरा कांस्य काल और तीसरा लौह काल। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं, चूँकि आज की इस वीडियो में हम लोग केवल पाषाण काल को समझेंगे, तो पाषाण काल को मित्रों तीन कालों में विभाजित किया जाता है। क्या क्या? पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नवपाषाण काल। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्यों का कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध था, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि पाषाण काल जब हम लोग देखते हैं तो पाषाण काल को मित्रों तीन कालों में विभाजित किया जाता है। क्या क्या? पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मित्रों, क्या होता है, हम लोग इस चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या था, मध्य पाषाण काल क्या था और नवपाषाण काल क्या था। तो साथियों, चूँकि पाषाण काल वह समय था
पाषाण काल वह समय था जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं उपलब्ध हैं आज तक, केवल प्राप्त जीवाश्मों के माध्यम से या हम कह लें अवशेषों के माध्यम से, जो मिट्टी के कुछ पात्र हों, जो ऐसे अवशेष मिले हैं उन्हीं के माध्यम से हम लोग, मतलब जो इतिहासवेत्ता होते हैं, जो शोधकर्ता होते हैं, उन लोगों ने प्राचीन इतिहास को, प्रागैतिहासिक काल को समझाया। तो उसके आधार पे मित्रों, जो हम लोगों को पहला पाषाण काल में जो हम लोग पहला देखते हैं, पहला भाग पूरा पाषाण काल, उसके बाद दूसरा भाग हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल, जो कि पूरा पाषाण काल के पश्चात आता है, और तीसरा हम लोग देखते हैं पाषाण काल के भाग को नव पाषाण काल। ठीक है मित्रों, क्वेश्चन देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन बनते हैं वह प्राचीन काल के, मतलब पाषाण काल के जो औजार होते हैं उनसे क्वेश्चन उठते हैं, और इसके मतलब पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं इनसे क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बनते हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि जो इससे पाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है मित्रों, तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं कि काल विभाजन को देखते हैं। तो काल विभाजन में हम लोगों ने देखा, पहले जो पूरा पाषाण काल का मित्रों समय है वह 20 लाख BC से कब तक चलता है मित्रों? 10,000 BC तक। यहाँ BC का मतलब है मित्रों, BC का मतलब यहाँ है, BC का मतलब है ईसा पूर्व। ठीक है मित्रों, BC का मतलब है ईसा पूर्व। उसके बाद देखते हैं हम लोग, चार्ट के माध्यम से हम लोग समझ रहे हैं मित्रों, तो मध्य पाषाण काल का जो समय है मित्रों 10,000 BC से 4,000 BC तक, और जो नव पाषाण काल का समय है मित्रों वह है 10,000 BC से 1,000 BC, अर्थात 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। कौन सा है? नव पाषाण काल का काल विभाजन, मतलब समय अंतराल या समय हम लोग कह लें। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा मित्रों, जो काल है अर्थात जो समय था मध्य पूरा पाषाण काल का था 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, और जो मध्य पाषाण काल का समय था वह था मित्रों 10,000 ईसा पूर्व से कब तक? 4,000 ईसा पूर्व तक, और जो नव पाषाण काल का मित्रों समय था वह है 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम लोग अगले तथ्य की तरफ आते हैं, वह है लक्षण, अर्थात जो काल थे अर्थात पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के लक्षण क्या थे, अर्थात किनके माध्यम से हम लोग इन तीनों में डिफरेंस कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो लक्षण है पूरा पाषाण काल के मित्रों, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे या आदि मानव थे, चूँकि आदि मानव ही थे तो हम आदि मानव ही कहेंगे, तो जो उस समय के आदि मानव थे मित्रों वह आखेटक अर्थात शिकारी हुआ करते थे। ठीक है मित्रों, और भोजन के लिए यह लोग भोजन का संग्रह करने के लिए शिकार करते थे। ठीक है मित्रों, तो क्या था, ये लोग खाद्य संग्राहक थे, अर्थात भोजन को इकट्ठा करने के लिए ये लोग आखेट अर्थात शिकार किया करते थे। और जो महत्वपूर्ण है मित्रों, जो पूरा पाषाण काल के आदिमानव थे, इन लोगों को कृषि और पशुपालन का कोई ज्ञान नहीं था। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल में, जस्ट पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल में क्या होता है मित्रों, ये लोग आखेटक अर्थात शिकारी तो बने रहते हैं, अर्थात कौन? आदिमानव आखेटक तो बने रहते हैं और खाद्य संग्राहक भी बने रहते हैं, लेकिन एक नए क्रम की शुरुआत वो लोग करते हैं, क्या? पशुपालन की शुरुआत करते हैं। कौन लोग? मध्य पाषाण काल के लोग। ठीक है मित्रों, इन्होंने क्या शुरुआत किया? पशुपालन की शुरुआत की। किसने? मध्य पाषाण काल के आदि मानवों ने। ठीक है मित्रों, उसके बाद जो चूंकि इनका जो पहला पालतू पशु था, हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, कुत्ता था।
कुत्ता क्यों था? क्योंकि कुत्ता शिकार में भी काम, अर्थात शिकार जब ये लोग आखेट करने जाते थे तो शिकार के कार्य में इनकी सहायता करता था। कौन? कुत्ता, डॉग। ठीक है मित्रों। उसके बाद हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल के लक्षण को हम लोग समझे तो इसमें क्या था मित्रों? अब जो आदिमानव थे अर्थात पाषाण काल के जो नागरिक थे, जब नवपाषाण काल का समय स्टार्ट होता है तो उन लोगों को कुछ नई शुरुआत वो लोग करते हैं। क्या? कृषि और पशुपालन की शुरुआत अच्छे तरीके से करते हैं और अब ये लोग खाद्य संग्राहक ना होके खाद्य उत्पादक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने अब कृषि कार्य को स्टार्ट कर दिया। ठीक है मित्रों। तो जो नवपाषाण काल के आदि मानव थे अर्थात जो मानव थे उन लोगों ने अब नए कार्य को स्टार्ट किया, कृषि कार्य को स्टार्ट किया और साथ ही साथ पशुपालन को भी स्टार्ट किया। ठीक है मित्रों। और इन लोगों ने जो अब तक इधर से उधर भोजन की तलाश में भटकते रहते थे, नवपाषाण काल में क्या हम लोग देखते हैं? यह लोग अब अस्थायी निवास बना के रहना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि जो नवपाषाण काल के मानव थे इन लोगों ने निवास स्थान बना के रहना शुरू कर दिया। और क्या था मित्रों? निवास स्थान में यह लोग कच्ची ईंटों से घरों का निर्माण करते थे। ठीक है मित्रों। तो आशा करते हैं हम लोग लक्षण आपको समझ में आ गया होगा। इस लक्षण के ही द्वारा तीनों अर्थात पाषाण काल के तीनों कालों को अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है। ठीक है मित्रों। तो पहले में क्या हम लोग देख लिए कि आखेटक अर्थात शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे, कृषि और पशुपालन का ज्ञान नहीं था। इसमें पशुपालन की मतलब मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत भी कर देते हैं और नवपाषाण काल में अस्थायी निवास बना के रहना भी प्रारंभ कर देते हैं मानव। ठीक है मित्रों। इसके बाद हम लोग देखते हैं उस समय के जो मानव थे वह औजार का कैसे इस्तेमाल करते थे और जो औजार थे वह किस धातु या पदार्थ के निर्मित थे। तो मित्रों चूँकि धातु का तो उस समय ज्ञान नहीं था तो जो पत्थर के औजार वह लोग यूज करते थे। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं पूर्व पाषाण काल में मित्रों, तो इस समय के जो औजार थे उसमें कुछ क्वार्टाइज पत्थर के बने औजार थे। वह थे, पहला था हस्त कुठार या हैंड एक्स जिसे हम कहते हैं, और दूसरा जो था मित्रों विदारणी जिसे कहते हैं क्लीवर हम लोग, और तीसरा था खंडक का यूज करते थे अर्थात जिसे हम चापर कहते हैं। यह कौन लोग यूज करते थे मित्रों? पूरा पाषाण काल के लोग। उसके बाद हम लोग मित्रों देखते हैं मध्य पाषाण काल आते आते इन्होंने जो अब तक बड़े बड़े पत्थरों से ये लोग औजार निर्मित करते थे, कौन? पूरा पाषाण काल के लोग। अब क्या था? मध्य पाषाण काल में इन लोगों ने छोटे छोटे पत्थरों से औजारों का निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर दिया। किस में मित्रों? मध्य पाषाण काल में। तो यहाँ ये लोग जो मानव थे इन लोगों ने सूक्ष्म पाषाण अर्थात माइक्रोलिथ्स पत्थर के द्वारा माइक्रोलिथ्स का यूज करने लगे औजार के निर्माण में। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल में क्या था मित्रों? सेल्ट के द्वारा बने पत्थरों का बने औजारों का यूज ये लोग करते थे। और इस समय जो कुल्हाड़ियाँ थी, बासुले थे और छेनी का नाम प्रकाश में आता है कि इस समय के जो मानव थे वह सेल्ट के द्वारा बने कुल्हाड़ियों और बसुले और छेनी का उपयोग करते थे। कौन लोग? नवपाषाण काल के लोग। उसके बाद मित्रों अब सबसे ज़रूरी है और परीक्षा की दृष्टि से भी ज़रूरी एक तथ्य आता है हम लोगों के सामने, वह है जो मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित महत्वपूर्ण स्थल थे। तो हमने प्रयास किया है कि उन सभी स्थलों का जिक्र आपके सामने किया जाए जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के दौरान इनका ज़्यादा जिक्र किया गया है। तो मित्रों हमने एक ग्राफ भी बनाया है भारत का, चूँकि हम प्राचीन भारत का इतिहास समझ रहे हैं तो हम लोग उन स्थलों को
चित्र के माध्यम से समझेंगे, अर्थात ग्राफ के माध्यम से समझेंगे, मैप के माध्यम से समझेंगे, तो चूंकि मैप के द्वारा समझा गया जो तथ्य है वह माइंड में अच्छे से सेट होता है, तो हमने प्रयास किया है कि आपको तथ्य के मैप के माध्यम से उन स्थलों को, महत्वपूर्ण स्थलों को समझाया जाए। तो मित्रों, पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद वहाँ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण स्थलों में मित्रों, पुरापाषाण काल में एक स्थल था बोरी, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। यह पुरापाषाण काल का स्थल था और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद मित्रों, दूसरा जो स्थल हम लोग देखते हैं भीमबेटका, जो कि कहाँ स्थित है मित्रों? मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है मित्रों? भीमबेटका को आप लोग देखेंगे मित्रों, तो ये रहा आपका भीमबेटका। ठीक है मित्रों, ये रहा आपका भीमबेटका। ठीक है मित्रों, ये कौन सा स्थल है? पुरापाषाण काल का स्थल है, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, भीमबेटका। ये चूंकि जो मैप है, यह उस समय का मैप हम लोगों ने बनाया है, जो कि आपके लिए समझने में, जिससे आपको आसानी होगी। उसके बाद मित्रों, हम लोग देखते हैं अपने यूपी का एक जिला मिर्ज़ापुर। यह पुरापाषाण काल का स्थल है और बड़े आश्चर्य की बात है मित्रों कि तीनों, अर्थात मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों कालों के औजार यहाँ जो ये देख रहे हैं आप, ये जो है ये मिर्ज़ापुर है, अपना मिर्ज़ापुर। और ये इस स्थल पे लगभग तीनों कालों के, अर्थात पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के औजार प्राप्त होते हैं। ठीक है मित्रों, उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के स्थलों को। तो इसमें राजस्थान में एक है स्थल बागोर। ये आपने देखा, ये है बागोर, यह राजस्थान में स्थित है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। किसका? किस समय का? मध्य पाषाण काल का। उसके बाद मित्रों, हम लोग देखते हैं आदमगढ़, एमपी में है। आदमगढ़ हम लोगों ने नहीं लिखा है शायद, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ मित्रों पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। किसमें? मध्य पाषाण काल में एक स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल आदमगढ़, और वहाँ पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक आंध्र प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों ने ये देखा, ये आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है कुर्नूल, डिस्ट्रिक्ट नहीं सॉरी, महत्वपूर्ण स्थल है मध्य पाषाण काल के समय का कुर्नूल, यहाँ पे, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और यहाँ हड्डी के उपकरण, अर्थात हड्डी के द्वारा निर्मित औजारों का वो मिला है, औजारों का उपकरण मिला है। और जो पशु के साक्ष्य हैं, अर्थात पशु के साक्ष्य भी मिले हैं। कहाँ? आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। ठीक है मित्रों, यह मध्य पाषाण काल का बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, महत्वपूर्ण स्थल है। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल को। तो मित्रों एक स्थल है पटना। पटना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो बिहार में है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं मास्की भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण काल का। उसके बाद हम लोग देखते हैं मित्रों कर्नाटका में स्थित है पिकलीहल। ये देखिए, ये स्थित है आपका पिकलीहल। ठीक है मित्रों, ये पिकलीहल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। उसके बाद दो स्थलों को हम लोग देखते हैं जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक है बुर्ज होम, आपका जो ये बिंदु है ये बुर्ज होम है। और ये जो पाई आप देख रहे हैं ये है गुटकरल, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है, चूँकि बुर्ज होम से ही रुखड़े धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जो कि नवपाषाण काल के हैं। ठीक है मित्रों, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग मित्रों देखते हैं एक मरुलरु स्थल है, मरुलरु स्थान है। कहाँ? जहाँ औजार प्राप्त हुए हैं, मरुलरु स्थल स्थित है। आपको देखना होगा, भारत की इस क्षेत्र में, प्राचीन क्षेत्र में स्थित है मरुलरु। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण काल की दृष्टि से। उसके बाद मित्रों हम लोग देखते हैं गुवाहाटी मारमडोला भी है एक महत्वपूर्ण स्थल, जो कि नवपाषाण काल का महत्वपूर्ण स्थल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने लगभग उन सभी महत्वपूर्ण स्थलों को देखा, जो कि पाषाण काल के दौरान, अर्थात पुरापाषाण काल,
मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के दौरान के समय के महत्वपूर्ण स्थल हैं। उसके बाद मित्रों उस समय की हम खोजों को देखें तो चूँकि पूरा पाषाण काल में आग की खोज तो हो चुकी थी, लेकिन मित्रों जो पूरा पाषाण काल के मानव थे यह आग का प्रयोग कैसे किया जाए इसके बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन आग के प्रयोग का प्रारंभ मित्रों मध्य पाषाण काल में स्टार्ट हो जाता है। जो इस समय के मानव थे इन लोगों ने आग का कैसे प्रयोग किया जाए, आग का कैसे यूज किया जाए उसके बारे में जानकारी इन लोगों को हो जाती है। उसके बाद मित्रों हम देखते हैं जो नव पाषाण काल था, इसमें जो पाकिस्तान में अब स्थित है मेहरगढ़, यहाँ यह काफ़ी प्रसिद्ध स्थल था पाषाण काल के समय का, और यहाँ गेहूं, जौ और राई की खेती की जाती थी। कहाँ? मेहरगढ़। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया उस समय के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, अर्थात पूरा पाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्य, नव पाषाण काल के महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। तो मित्रों यह रहा आपका उस समय का ग्राफ जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि मैप के माध्यम से समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इस काल विभाजन को अर्थात पाषाण काल के काल विभाजन को पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के समय को। आशा करते हैं मित्रों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी प्रकार आपको अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है प्राचीन भारत के इतिहास को, तो आपका डायरेक्ट आपको मिलता रहेगा इसका वीडियो, और इंडियन पॉलिटी तो आपकी चल ही रही है। थैंक यू मित्रों, देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।